हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं और ये टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि इसके बारे में 3 वीडियो आएंगे। तो आज हम लोग मौर्य डायनेस्टी के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। साथ साथ इसके बाद जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आने लगेंगे। तो चलिए हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य का ये आपको बता दें कि ये पहला वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो है और पहला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मौर्यों को जानने का, ठीक है, मौर्य को जानने का, मौर्य साम्राज्य को जानने का कि क्या क्या स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। और आपको बता दें कि इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो है ये मगध पर एक स्थापित साम्राज्य है। ठीक है, मगध आप लोग पढ़े होंगे। मगध पर मैंने पिछले वीडियो में जब बताया था मगध, तो मगध पर कई सारे वंश आए। ठीक है, और मगध पर जो अंतिम वंश था वो था नंद वंश, और नंद वंश के शासक जो थे वो घनानंद थे। ठीक है, कौन थे? घनानंद। और इसी घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको? घनानंद को पराजित करके। घनानंद किस वंश से संबंधित था? घनानंद था नंद वंश से संबंधित। ठीक है, और आपको ये बता दें कि ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ठीक है, एक ही व्यक्ति के नाम है, ये अलग अलग नाम है। इन्हीं के मदद से, इन्हीं के सहयोग से मगध की गद्दी को हासिल किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हासिल किया। नंद वंशीय शासक घनानंद, ठीक है, घनानंद को मारकर मौर्य वंश पर शासन कायम किया। तो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि मौर्य वंश को जानने के स्रोत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्रोत के बारे में देखेंगे कि मौर्य वंश को जानने का स्रोत जो है, सबसे पहला स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, फिर पुरातात्विक स्रोत है, फिर मौर्यकालीन कला, ठीक है, और गुहा लेख। गुहा लेख अर्थात गुफा लेख। ठीक है, गुफा, ठीक है, गुफा लेख। तो ये सभी स्रोत हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे मौर्य साम्राज्य के। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत शिलालेख आ जाते हैं, स्तंभ लेख आ जाते हैं, स्तूप आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी शिलालेख के अंतर्गत आने वाले स्रोत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत का। ठीक है, साहित्यिक स्रोत जो मौर्य वंश के बारे में पूरे विस्तार से बताता है, अर्थात वैसे साहित्य, ठीक है, जो मौर्य वंश की जानकारी हमें पूरे विस्तार से देता है। तो वैसे साहित्य में सबसे पहला जो था वो अर्थशास्त्र था, और ये अर्थशास्त्र के लिखने वाले थे कौटिल्य, जिसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। मौर्य वंश के राज व्यवस्था के बारे में बताता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र को देख करके आप लोग ये नहीं समझेंगे कि ये हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा। ठीक है, वहां की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से जो है वो राज्य व्यवस्था से संबंधित, अर्थात यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित सारी चीजें को बताता है, विस्तृत जानकारी देता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र 15 चैप्टर्स में बटे हैं, 15 अधिकरणों में विभाजित है। और इसमें इसी अर्थशास्त्र में ही 7 अंगों, मतलब किसके? राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया गया है। और ये है, पहला अंग होता है राज्य का स्वामी, मतलब राजा। दूसरा अमात्य, मतलब मंत्री। ठीक है, फिर मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद। ये 7 जो है वो अंग है किसके? किसी भी राज्य के ये 7 अंग होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि वो राज्य किस तरह का है। ठीक है, तो कोई भी राज्य होगा तो उसके अपने स्वामी होंगे, मतलब राजा होंगे। उस राजा को किसी भी कार्य में मदद देने के लिए अमात्य होंगे, मतलब उनके मंत्रीगण होंगे। राजा के कुछ मित्र होंगे। राजा सेना रखेगा क्योंकि उन्हें अपने संचालन करना है, सैन्य व्यवस्था रखना है। राजा को राजकोष को चलाने के लिए कोष की जरूरत होती है। दुर्ग होना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। और राज्य जो है विभिन्न जनपदों में बटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 जो थे वो अंग थे, स्रोत थे किसी भी राज्य के, ये अर्थशास्त्र में बताया गया। ठीक है, और अर्थशास्त्र मुख्य रूप से गद्य में लिखा गया है और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अर्थशास्त्र को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि अशोक ने विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये थे कौन? कौटिल्य थे, चाणक्य थे, और इन्होंने अर्थशास्त्र को संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण स्रोत है
वो है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन के बारे में बताया गया है कि नंद वंश का पतन कैसे हुआ और मौर्य वंश का उत्थान कैसे हुआ। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस से हमें दो चीज की जानकारी मिल गई, एक नंद वंश के पतन की और दूसरी मौर्य वंश के उत्थान की, कि मौर्य वंश कैसे आगे बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंडिका। और इंडिका के रचयिता जो थे वो मेगास्थनीज थे, जो एक यूनानी राजदूत थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साहित्यिक स्रोत जो होते हैं, ठीक है, साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। और एक दो तरह में सबसे पहला होता है कि देसी राइटर जो है, जो यहाँ देश में रह के लिखते हैं, देसी राइटर। और दूसरे हैं विदेशी राइटर। ठीक है, विदेशी राइटर जो विदेश से आए और यहाँ की स्थिति को देखकर लिखे। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिका की जो रचयिता थे वो मेगास्थनीज थे और ये यूनान के राजदूत थे। ठीक है, और इन्होंने मौर्य काल के समाज, प्रशासन, अर्थशास्त्र के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। और इसी इंडिका में मौर्य के समय में पाटलिपुत्रा, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पाटलिपुत्रा किसको कहा जाता था? पटना को कहा जाता था। और इसके प्रशासन के बारे में बताया है कि पाटलिपुत्रा का प्रशासन जो है वो कैसे चलता था। ठीक है, किसमें बताया गया है? ये सभी बताया गया है इंडिका में। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। नेक्स्ट है वो है जस्टिन। जस्टिन भी एक यूनानी लेखक थे और जस्टिन ने के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो आपको बता दे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो बौद्ध जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, जैनी था, जैन धर्म को अपना लिया था। और इन्होंने शलेखना विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, किस विधि का? शलेखना विधि का प्रयोग किया था अपने प्राण को त्यागने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया। नेक्स्ट है सिंहली। सिंहली साहित्य, जिसमें दीपवंश और महावंश मुख्य रूप से आता है सिंहली साहित्य में। और इसके अनुसार इसमें सिंहली साहित्य में मुख्य रूप से, चूंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला कौन था? अशोक। ठीक है, कौन था? अशोक था। तो डेफिनेट रूप से ये अशोक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा किया हुआ है। और इस कैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया अशोक के द्वारा, इसके बारे में पूरे विस्तार से इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पूरे विस्तार से जान लेते हैं। जहां तक पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्रोत आता है वो जूनागढ़ अभिलेख आता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है और ये संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख माना जाता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बारे में इसमें चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया गया है इस जूनागढ़ अभिलेख में। और मौर्य काल के इतिहास के बारे में इसमें बहुत स्पष्ट वर्णन किया गया है। और यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से मौर्य काल में एक सूरदर्शन झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, ताकि ये सूरदर्शन झील का निर्माण किस लिए किया गया था? सिंचाई को ध्यान में रखकर किया गया था। ठीक है, सिंचाई को ध्यान में रखकर किया गया था। और झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक पुष्यगुप्त थे। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था और ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित था। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था के लिए इसका वर्णन किया गया था। तो ये झील के बारे में पूरी जानकारी और चंद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के अभिलेख, जो उस समय के इतिहास के जानने का सबसे बड़ा स्रोत है। और अभिलेखीय साक्ष्य जो है ये अशोक ही पहला ऐसा शासक था जिसके समय में शिलालेख का उपयोग किया गया अपने राज व्यवस्था को चलाने संचालन के लिए। तो अशोक के इतिहास की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा प्रजा को सीधे सीधे संबोधित करता था। ठीक है, तो आजकल प्रजा को संबोधित करने का बहुत सारा मीडियम है, सोशल मीडिया है, न्यूज है, न्यूज़पेपर्स है। ठीक है, और न्यूज चैनल्स हैं और बहुत सारे स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोग जनता को संबोधित करते हैं, जनता से सीधे संवाद स्थापित करते हैं। लेकिन उस समय एक नया आविष्कार था उस अशोक के द्वारा, और अशोक सीधे सीधे शिलालेख का उपयोग करके, अभिलेख का उपयोग करके जनता से कनेक्ट होने का प्रयास किया था। ठीक है, और शिलालेख मतलब क्या है? शिलालेख से स्पष्ट ही है कि शिला मतलब पहाड़ी का एक टुकड़ा होगा और इसी टुकड़े को काट करके शिलाखंडों को उसको समतल करके उस पर लेख उत्कीर्ण किया जाता था। ठीक है, तो एक बड़े से पत्थर के काट करके उस पर जो प्लेन करके और उस पर जो लेख लिखा जाता था वही कहलाता था शिलालेख। तो अशोक के समय में डिफरेंट टाइप्स के शिलालेख हुए। पहला दीर्घ शिलालेख मतलब बहुत बड़ा शिलालेख, लघु शिलालेख मतलब उससे छोटा पृथक शिलालेख,
ठीक है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि 5 प्रकार के शिलालेखों का प्रयोग किया गया है, अभिलेखों का प्रयोग किया गया है अशोक के द्वारा अपनी जनता को संबोधित करने हेतु। ठीक है, अशोक के अभिलेख जो है वो शिलालेख जो भी है अभिलेख है वो डिफरेंट आपको लिपि में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, खरोष्टी लिपि में मिले हैं, अरमाइक लिपि में मिले हैं, ग्रीक लिपि में मिले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 4 लिपि का प्रयोग किया गया है, 4 लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के द्वारा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो था वो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि क्या था, बाएं से दाएं की ओर, जबकि खरोष्टी लिपि जो था वो कहां कैसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है, अशोक का सर्वाधिक अभिलेख आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे। प्राकृत भाषा मतलब हो गया, प्राकृत भाषा का प्रयोग करने का मतलब हो गया कि ये ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, अशोक के सबसे अधिक अभिलेख आपको ब्राह्मी लिपि या प्राकृत भाषा में देखने को मिलेंगे। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। मतलब अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में पढ़ा था, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ा गया था। ठीक है, अशोक का एक भाब्रू अभिलेख है। भाब्रू अभिलेख में अशोक कहा है, स्वयं को अपने सम्राट कहा है, किसका, मगध का। ठीक है, भारत का या मगध का सम्राट कहा है स्वयं को, किसमें, भाब्रू अभिलेख में। और अशोक के कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिसमें उन्होंने अपने वास्तविक नाम का प्रयोग किया है, और वो अभिलेख है गुर्जरा, मास्की, नेटुर और उदयगुलम। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जिसका जो आप है मूंग, और मूंग को ध्यान से देखेंगे तो मूंग एम से हो गया मास्की, ठीक है, मास्की हो गया, यू से हो गया उदयगुलम, ठीक है, उदयगुलम, और वही आप देखेंगे एन से हो गया नेटुर, ठीक है, एन से नेटुर, और जी से हो गया गुर्जरा। ठीक है, गुर्जरा। इस प्रकार से देखेंगे, मूंग याद रखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि अशोक ने किन किन अभिलेख में स्वयं के वास्तविक नाम का प्रयोग किया है, तो वह है मूंग में, और भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट घोषित किया है। ठीक है, सम्राट कहा है। चलिए, अशोक के शिलालेख और उसके विषय देखेंगे कि मुख्य रूप से अशोक के जो शिलालेख है वो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। मतलब 14 शिलालेख, अभी बृहद शिलालेख जो है वो 14 मिले हैं, जो 8 जगहों से मिले हैं। ये 14 अभिलेख जो है वो 8 जगहों से मिले हैं। ठीक है, और ये 8 जगह कौन कौन से है, तो शहबाजगढ़ी, पेशावर, पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में, मानसेरा पाकिस्तान, मतलब 2 पाकिस्तान में हो गए। ठीक है, कालसी उत्तराखंड, गिरनार राजस्थान, धौली और जौगढ़ उड़ीसा, एरागोरी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र में पाए गए हैं। तो मतलब कुल मिला के देख रहे हैं कि ये 14 अभिलेख जो है वो विभिन्न 8 जगहों से मिले हैं, और ये मुख्य रूप से अभी देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं कि किस अभिलेख में अशोक ने कौन सा रखा है, विषय क्या रहा है। तो पहला शिलालेख में अशोक ने सबसे पहले पशु के वध पर रोक लगा दिया, क्योंकि पशु वध के कारण क्या है कि उस समय का ये इकोनॉमिकल कंडीशन जो था वो खराब हो रहा था। ठीक है, और इकोनॉमिकल कंडीशन के साथ साथ आपको यह भी बता दे कि पशु जो था वो कृषि कार्य में भी यूज किया जाता था, और दूसरी बात था कि ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में क्या था कि अहिंसा जो था वो अहिंसा को काफी बल दिया जाता था। ठीक है, अहिंसा को काफी बल दिया जाता था। तो वैसे सिचुएशन में पशु वध पर रोक लगाना स्वाभाविक था। तो पहले अभिलेख में उन्होंने पशु पर जो था वो पशु के वध को निषेध कर दिया, उस पर रोक लगा दिया। ठीक है, और दूसरे शिलालेख की बात कर लेते हैं। तो दूसरे शिलालेख में विदेशों में धर्म प्रचार और पशु मनुष्यों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था। मतलब आप बाहर भी, मतलब भारत से बाहर भी धर्म प्रचार, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए, और साथ साथ पशु और मनुष्य के चिकित्सा की व्यवस्था कराया जाए, ऐसा दूसरा शिलालेख में कहा गया था। तीसरा शिलालेख में रज्जुक और युक्त की नियुक्ति, ठीक है, एवं अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि आप हर 5 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, 5 वर्ष पर राज्य का भ्रमण कीजिए, ताकि आप जनता के सुख दुख को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हर 5 वर्ष पर आपको जाना है, और रज्जुक युक्त की नियुक्ति ये तीसरे शिलालेख में हुआ, और इसी में आदेश दिए कि हर 5 वर्ष पर आप जाइए लोगों के बीच और उनके दुख सुख को आप समझिए। ठीक है, चलिए चौथे शिलालेख में अशोक ने धम्म घोष को भेरी घोष में का प्रतिपादन किया,
मतलब धम्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन किया। पांचवा शिलालेख महत्वपूर्ण है, इसी में इन्होंने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। पांचवा शिलालेख में से यह स्पष्ट है कि अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। छठे शिलालेख में यह मालूम चलता है और ये इसमें यह वर्णन किया गया है कि जन मामलों को निपटाने के लिए किस प्रकार से प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, उसका उल्लेख है। मतलब प्रशासनिक सुधार की बात है, प्रशासनिक सुधार की बात है, ताकि जनता तक प्रशासन को पहुंचाया जा सके, जनता को लाभ पहुंचाया जा सके, प्रशासनिक लाभ। तो ये छठे शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग सातवें शिलालेख की बात कर लेते हैं। तो सातवें शिलालेख में अशोक ने धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता की भावना रखी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। ठीक है, और उसके बाद अशोक ब्राह्मण धर्म से बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो गया। और बौद्ध धर्म के झुकाव होने के कारण क्या है कि अन्य धर्मों के लोग यह न समझे कि बौद्ध धर्म पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, इसीलिए धार्मिक निष्पक्षता की भावना को आगे बढ़ाया और इसका वर्णन आपको सातवीं शिलालेख में मिल जाता है। आठवां शिलालेख काफी महत्वपूर्ण है, बोध गया की यात्रा अशोक ने किया था। यह आठवें शिलालेख से पता चलता है और ये कई बार आपके परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, और यात्रा का उल्लेख बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया गया। मतलब बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा नाम दिया गया और बोध गया की यात्रा आठवें शिलालेख से पता चलता है। नौवां शिलालेख सत्य विधानों और शिष्टाचारों का वर्णन किया गया। नौवें शिलालेख में सच्चे विधानों और शिष्टाचारों का है। वही 10वें शिलालेख में अशोक उधम और लक्ष्य धम्मचरण की श्रेष्ठता को घोषित किया है। 11वें शिलालेख में अशोक धम्म के तत्वों पर प्रकाश डाला है कि धम्म क्या है, धम्म से किस तरह से आप लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 12वें शिलालेख की बात करेंगे तो 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता, जो आप पहले भी देख चुके हैं, और ये था धार्मिक निष्पक्षता 7वें शिलालेख में, उसको ज्यादा स्पष्ट किया गया है 12वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख काफी महत्वपूर्ण है और इसी में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है और धम्म विजय की घोषणा। साथ साथ आप यह भी जानेंगे कि विदेशों में किस तरह से धम्म प्रचार होगा। कलिंग युद्ध के साथ साथ आप यह भी इसी में जानेंगे कि किस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, तो ये सभी वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। 14वां शिलालेख 13वें शिलालेख को पूर्ण करता है। ठीक है, ये पूर्वावलोकन है और अशोक के राज्य के महाल को जीतने विजेता की संज्ञा दिया गया है। इस प्रकार से आपने अशोक के 14वें शिलालेख को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख की बात कर ले तो अशोक के स्तंभ जो है ईरानी एवं यूनानी कला का प्रभाव है। मतलब जितने भी अशोक के स्तंभ लेख हैं, स्तंभ मतलब क्या था कि एक शिला का टुकड़ा होता था जिस पर लेख अंकित करके उसको कहीं पे स्थापित कर दिया जाता था। और इस पर क्या था कि यूनानी कला का काफी प्रभाव था और स्तंभों की संख्या 7 है। कितने हैं? अशोक के स्तंभों की संख्या 7 है जो 6 विभिन्न स्थानों से मिले हैं। रामपुरवा, दिल्ली, टोपरा। दिल्ली टोपरा इसलिए कहा जाता है कि टोपरा से दिल्ली ले जाने का काम किया गया है। वहीं मेरठ, लौरिया, नंदगढ़ और लौरिया अरेराज एवं कौशाम्बी, प्रयाग। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 स्थान से ये मिले हैं। ठीक है, 6 जगह से मिले हैं और 7 कुल मिला के 7 जो है वो स्तंभ लेख है। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ लेख को देख लेते हैं। जैसे दिल्ली से टोपरा, ये क्या है? टोपरा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। टोपरा से इस स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले गया। ठीक है, कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक ने ले गया। और यही दिल्ली से टोपरा एक स्तंभ लेख ऐसा है जिस पर 7 स्तंभ लेख का सार उल्लिखित किया गया। ठीक है, दिल्ली से टोपरा वाले पर ही 7 स्तंभ लेख का सार उस पर वर्णन किया गया है। शेष और अन्य स्तंभ में 6 लेख ही उत्तीर्ण है। मतलब इसमें 7 लेख है। किसमें? दिल्ली से टोपरा वाले में 7 लेख हैं, जबकि अन्य सभी में सिर्फ 6 लेख है। ठीक है, और दिल्ली से मेरठ ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ले गया, मेरठ से दिल्ली ले गया। प्रयाग स्तंभ लेख यह कौशाम्बी में था और अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में रखवाया था। ठीक है, लौरिया, नंदगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा ये तीनों बिहार में है। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में है और यहीं पे ये तीनों स्तंभ लेख पाए गए हैं। चलिए अशोक के स्तंभ के बारे में थोड़ा सा हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं कि क्या था। तो अशोक के स्तंभ की अगर बात करेंगे, स्तंभ लेख की बात करेंगे तो अशोक के स्तंभ लेख एकास्म है। मतलब एकास्म का मतलब हो गया कि एक ही पिलर का बना हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दूसरा काटछाट नहीं किया है। अर्थात एकास्म का मतलब एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इसके निर्माण में जो है चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? इसके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इस पर आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे कि अशोक के जो भी स्तंभ थे
वो काफी पॉलिशदार थे। पॉलिशदार मतलब क्या थे कि बाहरी सतह जो था वो चमकीला था, ठीक है। और इसके शीर्ष भाग जो थे वो शीर्ष भाग पर आपको मालूम होगा कि आप अगर वैशाली गए होंगे या फिर अशोक के से जुड़े हुए कई स्थान पर गए होंगे तो आप देखे होंगे कि अशोक के जो भी स्तंभ थे उसके शीर्ष भाग पर कोई जानवर का फिगर होता था। तो शीर्ष भाग पर अलग अलग जोड़े जाते थे। ये क्या था कि ये एकाश्म भाग था और शीर्ष भाग जो इसका होता था इसी को जोड़ा जाता था, ठीक है। और शीर्ष भाग पर सिंह या सांड, ठीक है, दो ही चित्र कलाकृति बनाई गई है, सिंह की कलाकृति और सांड की कलाकृति, ठीक है। जहां तक सिंह की बात है तो आप लोग को स्तंभ लेख सारनाथ का अगर स्तंभ लेख देखे होंगे तो आप सिंह का जो स्तंभ देखे होंगे, चार तरफ से सिंह जो बैठे हुए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह भी है, प्रतीक भी है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह भी है। और आपको बता दें कि लौरिया, नंदगढ़ और रामपुरवा ये दो ऐसे जगह हैं जहां से अशोक के स्तंभ पर वृषभ का शीर्ष मिला है, ठीक है। वृषभ मतलब होता है बैल, ठीक है, बैल या सांड, ठीक है, बैल या सांड। तो ये बैल या सांड की आकृति सिर्फ दो जगह से मिला है, लौरिया, नंदगढ़ और रामपुरवा से। बाकी सभी जगह से सिंह का चित्र मिला है, ठीक है। और इन स्तंभों का निर्माण धर्म प्रचार के लिए किया जाता था। किस लिए किया जाता था? मुख्य रूप से धर्म प्रचार के लिए इन स्तंभों का निर्माण किया जाता था। अब हम लोग लघु स्तंभ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लघु स्तंभ मतलब छोटा स्तंभ। इस पर अशोक के राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण किए जाते थे, ठीक है। अशोक अपना जो भी राजकीय घोषणा उत्कीर्ण करता था वो कहाँ करता था? इन्हीं पर करता था, लघु स्तंभ पर करता था। साथ ही सारनाथ के कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में अशोक ने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है, ठीक है। साथ ही सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख है इसमें अशोक ने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे कि कौशाम्बी और प्रयाग में स्तंभों के अशोक की रानी थी कारुआ की, उसमें दान दिए जाने का उल्लेख है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बी और प्रयाग का जो स्तंभ लेख है उसको रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग यह भी जान लेते हैं कि अशोक के स्तंभ लेख जो है वो उत्तर पश्चिम में कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो ये है लमगान, ठीक है, लमगान, पुल ए दारुन, और ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और इस यहाँ का जो लिपि है, जो लिपि यूज किया गया है वो अरमाइक लिपि। तक्षशिला पाकिस्तान में है, ठीक है, यहाँ भी अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। वहीं कंधार की बात कर ले तो कंधार भी अफगानिस्तान में है और यहाँ भी अरमाइक के साथ साथ ग्रीक लिपि का भी, यूनानी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। चलिए अब अशोक के लघु शिलालेख के बारे में जान लेते हैं कि ये लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के रूपनाथपुर और गुर्जरा और बुधनी, ये तीन जगह से मध्य प्रदेश में अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं, ठीक है, लघु शिलालेख मिले हैं, ठीक है। क्या मिले हैं? लघु शिलालेख मिले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अहरौरा मतलब मिर्जापुर से मिले हैं। वहीं राजस्थान के बैराठ और भाबरू, यही भाबरू अभिलेख है राजस्थान का, जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। क्या कहा है? सम्राट कहा है। अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पाल की गुर, ठीक है, वही गोईमठ और सन्नति मास्की, ये सब मिला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से के एरागुडी और एजुल मंडागिरी से मिला है। वही बिहार के सासाराम से भी लघु शिलालेख मिले हैं, ठीक है। और ये चंदावीर पर्वत पर है। बिहार के सासाराम से जो मिले हैं वो चंदावीर पर्वत पर है। अब हम लोग स्तूप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्तूप सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। और स्तूप को आप देखते होंगे कि इस तरह से बनाया जाता होगा, ठीक है, इस तरफ से बनाया जाता होगा और इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करने के लिए, मतलब घूमने के लिए इस पर जगह रहते हैं। और इसमें बहुत सारे खंड बनाकर बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये स्तूप जो है मुख्य रूप से ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है। स्तूप का निर्माण ईंटों से किया जाता था। किससे किया जाता था? ईंटों से किया जाता था। सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप, सारनाथ स्थित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। कितने? 3 स्तूप, सांची के स्तूप, भरहुत के स्तूप और सारनाथ के धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अब हम लोग मौर्यकालीन कला की बात कर लेते हैं, ठीक है। मौर्यकालीन कला, तो आप देखेंगे कि परखम मतलब मथुरा से यक्ष की मूर्ति मिली है, जिससे यह पता चलता है कि मौर्यकालीन कला जो था वो काफी मतलब अपनी चरम अवस्था में था। दीदारगंज पटना से यक्षिणी की मूर्ति मिलती है, जो मौर्यकालीन कला का सर्वोत्तम कृति माना जाता है। दीदारगंज पटना में है, ठीक है। पटना के दीदारगंज में मौर्यकालीन एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जो उस समय के कला का सर्वोत्तम कृति माना जाता है।
वहीं अगर अशोक के राजमहल की बात कर ले या फिर आप मौर्यों के राजमहल की बात कर ले, तो ये राजमहल 80 स्तंभों पर बना था और ये 80 स्तंभ लकड़ी के बने थे। किसके बने थे? लकड़ी के बने थे और ये पटना के कुम्हरार में मिले हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि अशोक के राजमहल को देव निर्मित, ठीक है, देव निर्मित कहा गया है। क्या कहा गया है? देव निर्मित कहा गया है। मतलब इतना भव्य था कि इसे देव निर्मित भी कहा गया है। तो ये अशोक के 80 स्तंभों वाला महल पटना के कुम्हरार से इसके अवशेष मिले हैं और ये लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, लकड़ी के अवशेष थे। गुहा लेख या गुफा लेख, ठीक है, गुहा लेख या इसी को हम लोग गुफा लेख भी कहते हैं। तो गुफा लेख के बारे में दक्षिण बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियां है और बराबर की पहाड़ियां में आजीविकों को रहने के लिए सुदामा गुफा का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा और उसी गुफा के दीवारों पर बहुत सारे लेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं, जिससे पता चलता है उस समय के इतिहास के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अशोक का एक पुत्र था दशरथ, जिसका नाम था। इन्होंने बराबर की पहाड़ियों में लोमस ऋषि गुफा का निर्माण करवाया। वहीं नागार्जुन की पहाड़ियों में भी गुफाओं का निर्माण करवाया। तो इन गुफाओं में जो लिखा गया है लेख जो उत्कीर्ण है इसके दीवार पर, उसी से इसके इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए अच्छी तरह। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो देख लेते हैं। तो अशोक ने सभी मनुष्य मेरे संतान है, ये भी प्रश्न कई बार पूछे हैं। तो ये प्रथम शिलालेख में, जिसे हम लोग कलिंग लेख भी कहते हैं, इसी में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। ठीक है, सभी पंथों के बीच आत्मनियंत्रण मान की पवित्रता होना चाहिए, ये 7वें शिलालेख में कहा गया है और 7वें शिलालेख में ही धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। ठीक है, आपको मालूम है कलिंग युद्ध के परिणाम के बारे में 13वें शिलालेख से पता चलता है। मयूर मौर्यों के राजकीय चिन्ह था। हम लोग जब मौर्य के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय इसको पूरे विस्तार से जानेंगे। पाली मौर्यों की जो थी आम जनता की भाषा थी। ठीक है, जबकि आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो था, अर्थशास्त्र उस समय का एक महान कृति था, ये संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, किसमें लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया और 15 अधिकरण है, मतलब 15 चैप्टर में है। और उस समय तक्षशिला मौर्य के समय से उच्च शिक्षा का केंद्र था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। तक्षशिला जो था उच्च शिक्षा का केंद्र था। और आपको बता दें कि अशोक के समय गौतम बुद्ध की मूर्ति के पूजा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, आप जानेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बुद्ध के मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता है। तो अशोक के समय मूर्ति पूजा का प्रारंभ नहीं हुआ था। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप स्रोत जो है मौर्य के वंश के स्रोत, इसको अच्छी तरह जान गए होंगे और इससे जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने जा रहा है। ठीक है, और आप जब पीडीएफ को पढ़ेंगे ध्यान से तो सारे तथ्य और स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके बाद की जो भी घटनाएं हैं, जिसमें हम लोग मौर्य वंश के विभिन्न राजाओं को देखेंगे कि उनके उपलब्धि क्या रही है, वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था को संचालित किए हैं। और तीसरा वीडियो जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा वो होगा क्या? मौर्यों के प्रशासन के बारे में। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना है।